गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रजनीश शर्मा कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहां पर हम प्रतिशत की और अगली क्लास यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले भी क्लासेस हो चुकी हैं, आपको मिली होंगी। अगर नहीं मिली है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप इस क्लास को ले सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, पिछली क्लास में हमने दो स्पेशली फॉर्मूले पढ़े थे। इसके अलावा हमने चुनाव से संबंधित सवालों को भी पढ़ा था और भी कुछ ऐसे सवाल थे जो सिंप्लीफिकेशन टाइप के कुछ क्वेश्चंस जो परसेंटेज में कनेक्ट होते हैं, उन भी प्रश्नों को हमने पढ़ा था। और यहाँ पर हम परसेंटेज में और आगे, इससे आगे के जो भी प्रश्न हैं उनको अभी पढ़ने वाले हैं। इसमें भी कई अलग अलग टाइप की चीज़ें आप सीखेंगे। यहाँ पर बहुत अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन यहाँ पर रहेगा। आप में से अगर कोई भी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अगर वीडियो अंत तक देखने के बाद ठीक लगे तो एक बार लाइक जरूर करिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। और देखिए, चुनाव से संबंधित एक प्रश्न मिला। एक प्रश्न आपको पिछली वाली क्लास में भी मिला था, लेकिन यहां पर हम उसी शॉर्ट मेथड से करेंगे जिस तरह से मैंने आपको बताया था। चलिए खैर स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं पहले सवाल में क्या दे रखा है। सवाल में क्या कहा गया है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। देखो साफ साफ बोल दिया यहां पर, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। उनमें से 63% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 650 मतों के अंतर से निर्वाचित हो जाता है। चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले। यहां पर यह नहीं पूछा जा रहा है कि चुनाव में कुल कितने वोट पड़े, पूछा जा रहा है कि जो व्यक्ति हार गया था उस व्यक्ति को कितने मिले। तो देखिए, एक बात तो कंफर्म है कि अगर एक को 63 मिले हैं, मतलब 13 ज्यादा, तो दूसरे वाले को 13 कम मिले होंगे। ये तो कंफर्म है, ठीक है ना। 50 से एक को 13 ज्यादा तो एक को कम मिले होंगे। और 13 दूनी 26, अंतर क्या रहा होगा, 26% बराबर कितना, 650। भाई दोनों का डिफरेंस क्या रहा, 26% से तो हार जीत हो गई। हमें पता चला कि 650 से हुई है, इसका मतलब 26% बराबर 650 हो जाएगा। अब हमें 100% नहीं निकालना, हमें निकालना है यहां से 37%। कितना निकालना है, 37% निकालना है। तो देखिए 650 बटे में आ जाएगा 26 और ये वाला 37 हो जाएगा यहां पर गुणा में। तो देखिए 26 से जब हम इसको काटेंगे, 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65, यानी हम इसको काट सकते हैं 25 से। ठीक है, तो 25 गुणा 37 हमारा आंसर हो जाएगा। 25 सत्ते 175, हासिल का 17 आ जाएगा। 25 तिया 75, 75 और 17, 75 17 कितना हो जाएगा, 92। ठीक है, 75 17 कितना हो जाएगा, 92, यानी 925 वोट मिले थे। किसको, जो व्यक्ति हार गया था। हमसे पूछा गया जो व्यक्ति हार गया था। अब देखिए, हो सकता है आगे इसमें कहीं सवाल रखा हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक प्रश्न यहां पर और बनता है। एक प्रश्न बनता है कि इस चुनाव में 150 मत, 100 मत, 200 मत अवैध घोषित कर दिए गए थे। ऐसा सवाल भी बनता है। तो बताइए कि टोटल कितने वोट पड़े। तो एक तो हम जब 100% निकाल लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि 100% यहां पर कितना आ रहा है। सपोज कीजिए यहां पर, सपोज क्या करना है, 100% यहां 2500 आ जाएगा, 2500 आ जाएगा, यानी कि टोटल मतदान जो हुआ था वो वहां 2500 का हुआ था। अगर 2500 वोट टोटल डाले गए, अगर वो साथ में ये बात शामिल कर देता, अगर वो कह देता यहां पर कि 150 मत अवैध घोषित हो गए थे, तो आंसर हमारा क्या हो जाता, वो 150 हम इसमें जोड़ते या घटाते, वो 150 हम यहां पर जोड़ देते। क्या करते, जोड़ देते, तो हमें पता चलता कि 2650 वोट डाले गए थे। दरअसल ये जो फंडा है ना, यहां पर घटाने या जोड़ने वाला, लोग यहां पर घटा देते हैं। मैं आपको समझा दूं यहां पर होता क्या है। आप उल्टी तरफ से चलिए, बात समझ में आ जाएगी। 2650 वोट डाले गए, 150 वोट जो थे अवैध हो गए। अवैध का मतलब इनवैलिड हो गए, जो कैंसिल हो गए। तो 150 कैंसिल हो गए, तो फिर बचे कितने, 2500। वही उन्हीं 2500 का तो बंटवारा हो गया, कुछ एक को मिले, कुछ दूसरे वाले को मिल गए। जो वोट कैंसिल हो गए वो तो किसी की साइड नहीं जाते, ना जीतने वाले की साइड रहते, ना हारने वाले की साइड रहते। तो जितने वोट डाले गए उनमें से 150 अवैध हो गए, उसके अलावा जो बचे वही वोटों का बंटवारा हुआ। तो इस तरह का अगर सवाल कभी आ जाता है तो हमेशा हम इनवैलिड वाले जो वोट होते हैं, अवैध वोट जो होते हैं, उनको हमेशा क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। हो सकता है इस क्लास में कहीं आगे चल के आपको इस तरह का और प्रश्न मिल जाए, हालांकि और भी इसमें प्रश्न बनते हैं। चलिए एक सवाल और मिला हमें। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में
एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है। कुल वैध वोटों का यानी जो वैलिड वोट थे उनका 55% प्राप्त करता है एक उम्मीदवार, और 20% वोट अवैध थे। यह बात भी कंफर्म हो गई। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 रही हो तो दूसरे वाले उम्मीदवार को वैध वोटों की कितनी संख्या मिली। देखिए, पहली बात तो एक और है, यदि वोटों की कुल संख्या अगर 7500 होगी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या, तो ये तो पॉसिबल होगा नहीं। यहां पर कुछ और कहने का मतलब रहा होगा, या तो ये 75,000 होना चाहिए, बल्कि 75,000 से तो खैर काम चल भी सकता है, क्योंकि सवाल में कुछ ना कुछ बदलना पड़ेगा हमें। रीजन क्या है, दो उम्मीदवार थे, दोनों में से 20%, सबसे पहली बात जितना भी वोट डाला गया उसमें से 20% वोट ऐसा रहा जो वोट अवैध था, इनवैलिड था, मतलब कैंसिल हो गया। इसका मतलब 80% जो वोट बचा उस 80% को ही तो डिवाइड किया गया होगा। उस 80% में से 55% एक को मिला और बाकी का 45% किसी दूसरे को मिला होगा, तो उसे कितना वोट मिला, बस ये पूछा गया है। तो एक काम करते हैं, हम सवाल में चेंज नहीं करते, यहां हम ऑप्शन में चेंज कर लेते हैं। हो सकता है कि जहां से ये सवाल लिया गया है वहां पे गलत छपा होगा तो गलत दे दिया होगा, लेकिन सवाल को हम एज इट इज सही मान लेते हैं। सवाल हमारा सही है तो फिर हम आंसर को नया रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर कोई नया आ जाएगा। एक बात तो सभी को समझ में आ रही होगी कि अगर टोटल वोटों की संख्या 7500 थी तो उनमें से 99,000 या 48,000 या 56,000 वोट किसी को कैसे मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल को करना कैसे, क्योंकि इसमें कई चीजें शामिल कर दी। टेंशन नहीं लेना, बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए, आपके पास वोट कितने थे, टोटल वोट कितने थे 7500, जिसमें से 20% अवैध हो गए, तो फिर वैध वोट, वैलिड वोट कितने थे जो कि एक दूसरे को बांटे गए थे, वो थे 80%। और इस 80% का, क्योंकि वैध वोटों का वैध वोट कितना हो गया 80%, इस 80% का 55 एक को मिला तो दूसरे वाले को कितना मिला 45, तो 45 मिला। बस यही हमें निकालना है। हमारा आंसर यहां से आने वाला है 20 चौका 20 पंजे 5 से काटा 9। अब देखिए 75 चौका 300 हो गया और 3 नेम 27, यहां से हमारा आंसर बन जाएगा 2700, ठीक है। तो यहां पर आप एक नया ऑप्शन बना दीजिए और अपना आंसर यहां पर लिख दीजिए 2700। क्लियर, ये आंसर होगा। इसमें कहीं कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ रहा होगा कॉपी पेस्ट में, जहां पे कुछ गलत हो गया है। आंसर यहां पर क्या रहेगा 2700 रहेगा, ठीक है। हारने वाले को पूछा गया कितने मिलेंगे 2700, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला प्रश्न क्या है यदि एक घन का, बहुत ही अच्छा सवाल है, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए। घन क्या होता है, एक 3D फिगर होती है। घन क्या होता है, एक 3D फिगर होती है ये, और इसमें बोला गया है कि प्रत्येक सिरा यानी कि लंबाई को भी, चौड़ाई को भी और ऊंचाई को भी, यानी भुजा को कितना बढ़ा दिया जाए 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रभाव हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल कितना प्रभावित हो जाएगा। देखिए, जब बात वो क्षेत्रफल की कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में प्रभावित जो होगा उसके लिए आप चाहे तो x + y + xy/100 भी आप लगा सकते हो, ठीक है। अन्यथा दूसरा एक फॉर्मूला है 2x ± x² / 100, आप ये भी लगा सकते हो, ये भी लग जाएगा, ठीक है। दोनों में से कोई भी, यहां पर x और y दोनों की जगह आपको हर बार 50 लगाना पड़ेगा। यहां हमने x माना, यहां पर भी हम केवल 50 लगा सकते हैं। हुआ कैसे, बना कैसे, इसी फॉर्मूले से बना हुआ है। जब ये दोनों संख्याएं बराबर होंगी तो x और x 2x हो जाएगा, x और x दोनों का मल्टीप्लाई x² हो जाएगा। तो बेसिकली ये इसी फॉर्मूले से, ये जनरल फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला बनके तैयार हुआ है। लेकिन ये लगता कब है, ये फॉर्मूला तब लगता है जब क्षेत्रफल की बात करी गई हो। दूसरी बात, एक ऐसी फिगर की बात करी जा रही हो जिसका पूरा क्षेत्रफल उसकी केवल एक भुजा पर डिपेंड करता हो, ठीक है, जिसमें लंबाई चौड़ाई दोनों चीजें ना हो। ऐसा नहीं हो कि लंबाई भी हो चौड़ाई भी हो। जैसे हम बात आयत की करें, बात आयत की करें तो आयत में लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है। लंबाई को बढ़ाएं तो चौड़ाई को घटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हो सकता है एवरेज इक्वल हो जाए। लेकिन
यहां पर क्या कहा गया है, एक घन की बात की गई है। भैया अगर घन की भुजा को बढ़ा दिया 50% तो घन पूरा 50% बढ़ जाएगा, मतलब जो भी परसेंटेज बढ़ेगा घन बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने घन में भुजा को बढ़ा दिया लेकिन घन फिर से छोटा सा हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि घन की अगर आप हर भुजा को, हर सिरे को अगर आप बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब है, क्योंकि उसमें जो भुजा होती है एक ही होती है, हर भुजा इक्वल होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती उसमें, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हर चीज इक्वल होती है। तो ऐसी कंडीशन में आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, चाहे ये लगाइए, दोनों एक ही बात है, मैंने आपको बता दिया। तो 50 इंटू, देखिए 2 इंटू 50 हो जाएगा, और बढ़ाया जा रहा है तो प्लस रहेगा, बढ़ाया जा रहा है ना तो प्लस रहेगा, अगर घटाया जा रहा होता तो माइनस हो जाता। तो यहां पर देखिए 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 50 इंटू 50 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो हटा लेते हैं, ये 100 हो गया, 5 पंजे 25, 100 और 25 कितना हुआ, 125% आपका आंसर देखिए ये रखा हुआ है। क्लियर? इस तरह से होना है, आप चाहे ये लगाइए या फिर ये लगाइए। बहुत ही अच्छा सवाल था। अब देखिए यही फॉर्मूला हम और कहां कहां लगा सकते हैं। अगर वो हमसे बात करे वृत्त की क्षेत्रफल की, वो हमसे बात करे समबाहु त्रिभुज की, तो हम यही लगाएंगे। वो हमसे बात करेगा वर्ग की, तो भी हम यही लगाएंगे, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सिर्फ r पर डिपेंड करता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसकी भुजा पर डिपेंड करता है, सारी भुजा इक्वल होती हैं। फॉर्मूला आपको पता होगा, √3/4 भुजा स्क्वायर, तो √3/4 की वैल्यू तो सेम ही रहनी है, बदलना क्या है, a बदलेगा, जब भी बदलेगा a बदलेगा, तो फिर a को ही बदल रहे हैं ना यहाँ पर, किसी एक सिरे को 50%, ठीक है। तो इसी तरह से वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, मतलब सिर्फ भुजा पे डिपेंड करता है। तो जहां पर ऐसी फिगर, जिस फिगर का क्षेत्रफल उसकी सिर्फ एक भुजा पर डिपेंड करे, जिसके क्षेत्रफल को निकालने के लिए केवल एक भुजा काम करे, उसकी रेडियस या फिर उसकी एक भुजा जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग कुछ ना दिया हो, ऐसी हर कंडीशन में हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। हालांकि आगे भी मिलते रहेंगे ऐसे सवाल, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगा। अगला सवाल लेते हैं। देखिए अगला सवाल भी इसी तरह का आया, किसी वर्ग की, लेकिन बहुत अच्छा सवाल आया। देखिए किसी वर्ग की एक भुजा, किसी वर्ग की एक भुजा को बढ़ाया जा रहा है, यहां पर वर्ग की प्रत्येक भुजा को नहीं बढ़ाया जा रहा है, किसी एक भुजा को 30% बढ़ा दिया जाता है। बढ़ा दी गई क्षेत्र से उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा को कितना हटानी, नहीं भैया यहां पर घटानी होना चाहिए, कितनी घटानी होगी। तो देखिए ये सवाल कितना अच्छा मिला आपको, वर्ग कह रहा है लेकिन फिर भी काम आयत वाले करा रहा है। ये देखिए ये वर्ग है, अगर उसने किसी एक भुजा को, मान लीजिए ये लंबाई मान लें, इसको बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, लेकिन वो कह रहा है क्षेत्र उतना ही रखना है। तो बताओ भाई चौड़ाई को कितना कम कर दें जिससे पहले जितना क्षेत्रफल था उतना ही क्षेत्रफल फिर से हो जाए। ये तो पॉसिबल है कि इतना बड़ा कोई खेत है, मान लीजिए 2 बीघा है, और इसमें लंबाई बढ़ा दें चौड़ाई घटा दें फिर भी 2 बीघा रह जाएगा। ये तो पॉसिबल है ना, 2 बीघा फिर भी हो सकता है, आकार बदल जाएगा उसका लेकिन क्षेत्रफल वही रहेगा। तो यहां पर उसने क्या कह दिया, यहां वो भुजा को, देखिए वर्ग है लेकिन वर्ग की हर भुजा को नहीं कह रहा है, एक भुजा को 30% बढ़ा रहा है, कह रहा है दूसरे वाले को कितना कम करें। अब आप फिर से वहीं आ गए जो आपकी स्टार्टिंग वाली क्लास थी, x/100 + -x × 100। कोई नई बात थोड़ी कह रहा है, एक चीज को बढ़ाएं तो दूसरे को कितना घटा दें कि कोई फर्क ना पड़े, यानी क्षेत्रफल उतना ही रहे। फिर से वही बात कह दी, बार बार कहेगा, ऐसी घुमा घुमा के ये बातें कहेगा, लेकिन घूमना नहीं है, सवाल आपका आना चाहिए, सही से आना चाहिए। 30% बढ़ा दिया जा रहा है तो अपॉन में क्या आएगा, 130 × 100, ठीक है। 0 से 0 गया, 300/13 आपका आंसर हो गया। 13 से काट लीजिए, 13 दूनी 26, यहां से 4 बचेगा, 40 हो गया, 13 तिया 39, फिर भी 1 बचेगा बटे में 13, तो 23 सही 1/13 कहीं पे आंसर आ रहा है। क्या बात है, आंसर नहीं मिला? आंसर तो यही ठीक है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। 30/130 हो जाएगा गुणा 100। चलिए अब ये 0 से 0 गया, 300/13, 13 से काटेंगे, 13 दूनी 26, यहां से आएगा 4, 40 हो जाएगा, 13 तिया 39, 1/13, ये 23 सही, 1/13 ही आंसर आएगा, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब तक आप जो कर रहे हैं बात समझ में आ गई होगी। एक बेहतरीन सा सवाल, मतलब उम्मीद नहीं होगी आपको कि स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला शायद यहां भी लगेगा, लेकिन सवाल इतना घुमा करके पूछा गया, लगा दिया वही फॉर्मूला, आंसर भी मिल गया। चलिए
हो जाता है। टाइपिंग करते समय टाइपिंग वाला बंदा, जो टाइपिंग वाले भैया हैं, कर दिया होगा जल्दी में और मैं चेक नहीं कर पाया था। कोई बात नहीं, बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है, आंसर ही नए आ रहे हैं केवल, सवाल में कुछ ऐसा नहीं है फंसने वाला। 41 नंबर हमारा सवाल है। एक आदमी, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, एकदम सिंपल सा। ऐसा सवाल एक बार समझ लेंगे कभी नहीं भूलेंगे, बहुत ही आसान सा सवाल है। इसके और भी लेवल आएंगे, इस सवाल के और भी लेवल आपको मिलेंगे, लेकिन ये सिंपल सा सवाल है। एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर खर्च कर देता है, 62% वो परिवार पर और व्यय कर देता है तथा शेष आय की बचत करता है। अगर उसकी बचत कितनी हो? 6300 रुपए। अब देखिए 24% एक कर दिया और 62% एक कर दिया, कितना खर्चा कर दिया? 86% खर्च कर दिया। अगर 86% खर्च कर दिया तो बचा कितना? 14%। जबकि ये कह रहा है कितना बचा था? 63, यानी 14% बराबर कितना हो जाएगा? 6300 हो जाएगा। और हम यहां से निकालेंगे कुल आय, यानी कि 100% बराबर कितना होगा? तो 6300 बटे 14 गुणा 100, 7 दूनी 14। बात समझ में आ रही है? 2 से काटेंगे 450, 2 जीरो ये भी लगा लो। उसकी कमाई 45,000 रुपया प्रति महीना थी, ठीक है। उसकी कमाई जो थी कितनी थी? 45,000। तो सवाल को कैसे करना है? सवाल ये करना है, आदमी अपनी आय का 24% मकान पे कर रहा है, 62% परिवार में खर्च कर रहा है, कुल मिला के 86% खर्च कर रहा है। इसका मतलब 100% होता है, तो 14% बचा। वो 14% बचा किसके बराबर? 6300 रुपया बचा। तो 6300 के बराबर हमने लगा दिया, 100% निकाल दिया, यहां से हमें आंसर मिल गया। तो एक साधारण सा प्रश्न है। इन्हीं प्रश्नों को आगे अगली वाली क्लासेस में थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे, सवालों को थोड़ा बदलेंगे, थोड़ा लेवल टफ करेंगे और अच्छे सवाल आएंगे। बस ये है कि ये वाली क्लासेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। पूरे चैप्टर का स्टार्टिंग का बेस अब तक की क्लास में आपको मिल जाएगा। आगे चल के हम थोड़े से सवालों को टफ करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है। एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। ये बिल्कुल साधारण सा प्रश्न रखा हुआ है, ठीक है। एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। यह है इसकी वर्तमान, यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4410 है तो 2 वर्ष पुरुष की, मतलब 2 वर्ष पहले होगा ना, 2 वर्ष पहले। आंसर तो सारे छोटे दे रखे हैं ना, 2 साल पहले पूछा होगा। तो ये जानना चाहते हैं कि 2 साल पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है। एक गांव की जनसंख्या में हर साल 5% की वृद्धि हो रही है, हर साल 5% की वृद्धि हो रही है। अगर इस समय 4410 है जनसंख्या, तो बताइए कि 2 साल पहले कितनी थी? 2 साल पहले कितनी थी? तो ऐसा करते हैं, मान लेते हैं कि 2 साल पहले इतनी थी और हर साल 5% बढ़ रही है, हर साल 5% बढ़ रही है, और बढ़ने के बाद 2 साल के बाद ये कितनी हो जाएगी? 4410 हो जाएगी। यहां से कर सकते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 21/20 और ये भी हो जाएगा 21/20, और इस वाले 21 कितना हो जाता है? 21 का गुणा 441, यानी यहां पर हमें बचेगा 10। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 20 400 हो जाएगा, और 1 जीरो ये वाला 4000 आंसर होगा। एक बार दोबारा से समझ लें इसको, क्या कहना चाहता था ये। एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ रही है, और कह रहा है कि अगर इस समय 4410 है तो 2 साल पहले कितनी थी? भाई जितनी 2 साल पहले थी तब से भी तो हर साल 5% बढ़ के आ रही होगी। तो अगर 2 साल पहले हम मान लें कि x जनसंख्या थी और उसके बाद हर साल 5% बढ़ा दी, बढ़ने के बाद अब कितनी हो गई? 2 साल के अंतर से कितनी हो गई? 4410 हो गई। तो x का मान हमने यहां से फाइंड कर लिया, कितना आ गया? 4000 आ गया, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, और ये सवाल मुझे लगता है दोबारा से रखा गया है, इस तरह का सवाल तो हम कर चुके हैं। नहीं, ठीक है। चलिए, 2 संख्याएं तीसरी संख्या से 30 और 40 अधिक है, तो इसमें तो हमें कुछ नहीं करना। 30 अधिक 40 अधिक ये हो जाएंगी। पहली संख्या दूसरी का p% है, बस वो यही जानना चाहता है कि पहली वाली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है। तो 130/140 × 100, ये तो एक रिवीजन जैसा हो गया हमारे लिए। 1300
बटे 14। ठीक है, तो 650 बटे 7 आपको आंसर मिल जाएगा कोई बटे 7 वाला। चलिए कर ही लेते हैं। 7 नेम 63, आंसर ये आएगा। 7 नेम 63, 2 बचा 20 हो गया, 7 दूनी 14, 6 बचा बटे 7। 92 सही, 6 बटे 7। एक सिंपल सा सवाल था, कई बार आ चुका, अब तो ये सवाल रट गया होगा, इसका पैटर्न तो कर ही सकते हो। और अगला सवाल देखते हैं क्या है। एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए तो दूसरी जो संख्या है वो घटकर स्वयं का 52% रह जाती है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात बताइए। ऐसा प्रश्न रिसेंटली हमारे एक टेस्ट में भी आया था। ठीक है, एक संख्या का 60%, देखिए एक संख्या का 60% है, मैं इधर लिखता हूं इस साइड में। एक संख्या का 60% किसी दूसरी संख्या से घटा दिया जाता है। भाई पहली संख्या x हो गई, दूसरी संख्या y हो गई, तो किसी संख्या का 60% जब दूसरी संख्या से घटा दिया जाता है तो दूसरी संख्या, भाई इसमें से घटाएंगे तो दूसरी संख्या घट करके क्या रह जाती है, 52% रह जाती है। 22 थी, कितनी रह गई, 52% रह गई। तो अब देखिए इसी को हम एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते थे कि ये संख्या घट करके 52 रहेगी, यानी कि 48% बराबर इतना, y का 48% बराबर x का 60%। ये चीज हम समझ सकते थे। और नहीं समझ पा रहे कोई बात नहीं, एक स्टेप की तो बात है। क्या कर सकते हैं, यहां से देखिए इस साइड में हमारे पास जगह है, यहां पे कर लेते हैं। इस x को आप दूसरी साइड ले जाओगे तो क्या बचेगा, 60x बटे 100 ही आएगा। जबकि ये y जब इधर आएगा, y से y का 52% माइनस करोगे तो y का 48% तो बचेगा। ठीक है ना, तो यही काम हम डायरेक्ट भी कर सकते थे ना, ये इसकी जरूरत क्या है। ये कह रहा है कि एक संख्या का 60% घटाते हैं 22 से या दूसरी संख्या से, और ये वाली संख्या घट करके 52 रह जाती है, यानी कि 48 घट गई, तो इसका 48 बराबर ये हो जाएगा। अब यहां से देखिए 100 से 100 गया, 12 चौका 12 पंजे, और पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात पूछ रहा है। पहली x है, बटे में y को ले आते हैं, यहां 4 है, इस 5 को बटे में ले जाते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, x और y का अनुपात क्या आ जाएगा, 4-5 का अनुपात आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन सवालों की लास्ट में सेटिंग नहीं कर पाया था मैं, काफी बड़ा, पूरे बोर्ड पे अकेला ही सवाल आ रहा है। चलिए खैर कोई नहीं, बात तो आ रही है, समझ में आ रहा होगा। और जितने लोगों को भी समझ में आ रहा है भाई एक एक बार बता दीजिए कैसा लग रहा है। और मैंने लाइक के लिए तो लास्ट में बोला है, लास्ट में लाइक जरूर करके जाइए, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर सकते हैं। एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है, और दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है, तदनुसार वह संख्या कितनी है। अब देखिए ये जो सवाल है यहाँ पर 45, कायदे में हमें इसको लास्ट वाली क्लास में लेना चाहिए था, क्योंकि अगर वो उन दो संख्याओं की अगर बात कर रहा होता कि वो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, तब तो हम वो उन संख्याओं को हम बता देते, वो भाग कौन से हैं बहुत आसानी से हम ऑप्शन से कर सकते थे। लेकिन ये सवाल पूरा का पूरा दो बड़े बड़े समीकरण पे डिपेंड हो गया। ठीक है, लेकिन आ गया तो कर लेते हैं, बड़ा सवाल हो गया ये, और कायदे में इसके दोनों सवाल बनने चाहिए थे, और मैं यहीं पे समझा दूंगा, बस थोड़ा सा वेट करिए, समझ लीजिए इसको। एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा, अब संख्या जो भी हो, लेकिन भाग तो x और y हमें मानने पड़ेंगे, दो अलग अलग भाग। पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से भी 3 अधिक के बराबर है। ठीक है, पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है, यानी दूसरे भाग के 60% से भी 3 अधिक यहां पर देखिए नजर आ रहा है। अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते थे, 100 से गुणा कर सकते थे, वो तो ठीक है, लेकिन अभी एक समीकरण हमारे सामने और भी है। चलिए एक काम करो, इसमें आप इस 3 को दूसरी साइड छोड़ दो और बाकी कुछ नहीं करना हमें, या अभी इस समीकरण को यहीं छोड़ दो यार। ठीक है, दूसरा समीकरण उठा लेते हैं। दूसरा समीकरण क्या है, और दूसरे भाग का यानी कि y, दूसरे भाग का 80% जो है वो पहले भाग के 90% से कितना अधिक है, 6 अधिक है। हमारे पास एक दूसरा समीकरण भी हमें मिला यहां से, लेकिन एक काम करते हैं, इस वाले समीकरण में हम लिख लेते हैं y का 80%
माइनस x का 90% बराबर 6, एक समीकरण ये बना, और एक यहां से बनेगा x का 80% माइनस y का 60% बराबर 3। ठीक है, ये समीकरण बना। अब हमें क्या करना है, ये x है और एक ये वाला x है, ये y है, ये वाला y है। किसी एक को, चाहे आप y को यहां से हटा लो, चाहे आप x को हटा लो, किसी एक को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए 80 है, ये 60 है, इन दोनों का एलसीएम 80 और 60 का एलसीएम कितना हुआ 240। तो इसे 240 बनाने के लिए हम क्या करें, इसे 240 बनाने के लिए 3 से गुणा करें और इसे 240 बनाने के लिए 4 से गुणा करें। तो पूरे समीकरण में हमें यह काम करना पड़ेगा। बोर्ड पे यहां तक तो दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, चलिए अब सवाल आ गया है तो करना पड़ेगा। देखिए ये हो जाएगा 8 तिया 24, कोई बात नहीं लिख लेते हैं, 240 बाई बटे 100 माइनस 9 तिया 27, 270 x बटे 100 बराबर 6 तिया 18। ठीक है, पहला समीकरण है जो इस रूप में आ गया है। दूसरा ये है 4 अट्ठे 32 यानी कि 320 x बटे 100 माइनस यहां से कितना मिलेगा 6 चौक 24, 240 बाई बटे 100 बराबर 3 चौका 12। ये दूसरा समीकरण। अब हमें यहां से क्या करना है, वो काम हम इधर कर लेंगे। सवाल मैंने पहले बताया बड़ा है, लेकिन यही सवाल बहुत अच्छा सवाल भी बन सकता था, मैं बताऊंगा अभी, यहीं पर निकल करके आएगा। देखिए ये 240 बाई, ये भी 240 बाई, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, अब बचेगा क्या, इसमें से आप इसको घटाओगे। अब 320 से 270 घटाएंगे तो क्या बचेगा 50x बटे 100, 50x बटे 100 बचेगा। 50x बटे 100 का मतलब क्या हुआ x बटे 2। ठीक है, तो यहां x बटे 2 लिख लो, बराबर कितना, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 18 और 12 कितना हो जाएगा 30। तो x का मान कितना हो गया 60, x का मान कितना आ गया 60 आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान जब 60 आ गया है तो एक काम करते हैं, ये मान आ गया आपके पास 60। अब यही x का मान यहां लगा लेते हैं, किसी भी एक समीकरण में लगा लो, यहीं पे लगा लेते हैं। देखिए अगर यहां हम 60 लगाएंगे तो कितना आएगा 60 गुणा 80 बटे 100 बराबर y का 60% प्लस 3। ये समीकरण था। तो यहां से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 6 अट्ठे 48 हो गया। ये वाला 3 जब 48 की तरफ जाएगा तो 55 बचेगा, 55 बचेगा, यानी कि इसको भी काटिए, 3 बाई बटे 5 बराबर 45। 3 से काटा 15, 15 पंजे 75, बाई का मान कितना आ गया 75। थोड़ा सा सवाल देखिए बड़ा हो ही गया, लेकिन बड़ा था ही सवाल, इसको हम छोटा कर भी नहीं सकते क्योंकि उसने 2 भाग पूछे। अब देखिए अगर सवाल ये इस तरह का दिया होता तो सवाल कितना आसान होता, ये समझ लो आप। अगर उसने कहा होता उस संख्या के दोनों भाग बताइए, अब आंसर दिया होता 60 75 एक आंसर, 40 60 कोई दूसरा आंसर, 60 70 कोई तीसरा आंसर, इस तरह का दिया होता, कलम बंद करके हम कर सकते थे इसको। कैसे हो जाता, देखिए एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया। ये वाला सवाल रिपीट हुआ सवाल है, कई बार आया हुआ सवाल है, और हर किताब में, आप RS अग्रवाल उठा लो, ल्यूसेंट उठा लो, किसी भी किताब में ये सेम सवाल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक संख्या को, अब पता नहीं एग्जामिनर ने क्या सोच के इस सवाल को रख दिया वहां पर। इस सवाल का इससे छोटा कोई मेथड नहीं हो सकता, क्योंकि उसने पूरी संख्या पूछी हुई है। उसने अगर भाग पूछे होते ना तो हम क्या करते, देखिए कैसे करते। एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 80%, अब इसका हम 80% निकालेंगे, कितना आएगा 8 छंग 48, कितना आएगा 48, और दूसरे भाग का 60, 75 का 60% कितना आएगा, 75 का 60% 45 आ जाएगा। कितना अधिक है, 3 अधिक हो रहा है, इसमें 3 अधिक करें तो ये आ जाएगा, आंसर चेक हो गया, आंसर भी हो गया। सवाल सेम है, बस पूछने का थोड़ा सा तरीका अगर बदल दिया होता एग्जामिनर ने तो यही सवाल छोटा बन जाता, लेकिन यहां आप देख रहे हैं कितना बड़ा सवाल हो गया। तो ये सवाल जो है, ऐसा मुझे लगता है कि 5-6 नंबर में कम से कम आए तो एवरेज आएगा, इतना अगर 1 नंबर में आएगा तो बात नहीं बनने वाली। ठीक है ना, चलिए एक बार चाहे तो समझ लीजिए, अब इतनी मेहनत की है तो
एक संख्या को दो भागों में बांटा, पहले भाग का 80%, दूसरे भाग का 60% में 3 अधिक है, तो ये समीकरण बना। दूसरा हमारा दूसरे भाग का 80%, पहले भाग के 90% से 6 ज़्यादा है, दूसरा वाला समीकरण बना। इसके बाद हमने क्या किया, 3 को दूसरी साइड, 6 को दूसरी साइड छोड़ा, इनको माइनस में इस साइड में ले लिया, फर्स्ट वाली साइड में, लेफ्ट साइड में। फिर क्या किया, यहाँ से 80 और ये 60 था, इन दोनों को 240 बनाने की कोशिश की, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया, ये 240 बाई, ये 240 बाई, दोनों आपस में कट गए। 320 से 270 घटाया, 50x/100 आया, जो कि x/2 रह गया। ठीक है, x/2 बराबर दोनों का टोटल 30 हो गया। x का मान यहाँ से 60 आया, और वही x का मान 1 2 3 4 आप जिस समीकरण में चाहे वहां लगा लीजिए, x का मान लगाएंगे, y का मान यहाँ से 75 निकल आएगा। तो अब हमारा आंसर आया क्या, आंसर हमारा क्या आया, इन दोनों का टोटल 135, ये देखिए रखा हुआ है, ये वाला इस तरह से पूछा गया। अगर इसी सवाल के 2 हिस्से पूछ लिए होते तो आंसर इतना सिंपल होता, कलम नहीं चलाना पड़ता, एक बार भी कलम नहीं चलाना पड़ता। वो तो सवाल सामने आ गया तो मजबूरी हो गई, बताना पड़ गया, अदरवाइज ये लास्ट वाली क्लास में रहना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, अगली किसी क्लास का थोड़ा वजन हमने कम कर लिया। अगला देखिए सवाल क्या है, एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में। ठीक है, ये बात कर रहा है अनुत्तीर्ण की, बहुत ही अच्छा सवाल है, एकदम बेहतरीन सवाल। एक परीक्षा के परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में, यानी कि अनुत्तीर्ण ही हुए थे। ठीक है, एक ही बात है। तदनुसार यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण रहे हो तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना था। देखिए इसका एक सिंपल सा मेथड, मैं कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, बस एक चीज समझाऊंगा, एक बात समझाऊंगा, उस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कब कैसे सवाल आएगा और हम वहां पर क्या अप्लाई करेंगे। करना क्या है, बस ये समझिए, एक विषय में 52% लोग फेल हो गए, अनुत्तीर्ण थे, दूसरे वाले विषय में 42% फेल हो गए। ठीक है, और दोनों विषय में 17% फेल हो गए। क्या करना है, पहले विषय में फेल प्लस दूसरे विषय में फेल माइनस दोनों में फेल। यह सवाल बिल्कुल उस जैसा है जैसा कि कितने लोग चाय पिएंगे और कितने लोग कॉफी पिएंगे। ठीक है, कितने लोग कॉफी पसंद करते हैं, कितने लोग चाय पसंद करते हैं, वही सवाल है ये। 52% लोग गणित में अंग्रेजी में फेल हुए थे, हो सकता है किसी दूसरे विषय में भी फेल रहे हो। 42% लोग गणित में फेल हुए और इन दोनों में कॉमन फेल निकल आए कितने, 17। तो हम क्या करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसे सवाल में, ये तो सिंपल सा सवाल दिया है, कई बार इस सवाल को टफ बनाने के लिए क्या किया जाता है, एक में फेल कह दिया, एक में पास कह दिया, फिर तीसरा कुछ फेल या पास कह दिया। आपको क्या करना है, तीनों कंडीशन फेल वाली लगानी है या तीनों कंडीशन पास वाली लगानी है। कैसे, अगर 52% यहां पर उसने फेल बोला है तो पास कितने हुए होंगे, 48। ये 52% मान लीजिए पास बोला है तो फेल कितने हुए होंगे, फेल कितने हुए होंगे, 58। तो आप इस तरह से 100 से माइनस करके निकालोगे। ठीक है, लेकिन यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, साधारण सा प्रश्न है, ये भी फेल, ये भी फेल और ये भी फेल, तो दोनों फेल में से कॉमन दोनों फेल जो है वो हम माइनस कर देंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 94 माइनस 17, कितना बचेगा भाई, 94 में से 17 घटा दीजिएगा तो 77%। तो 77%। अब विशेष ध्यान रखना है, अगर ये तीनों कंडीशन फेल वाली थी तो ये समझ लो फेल वाले ही बच्चे निकल आए, 77% लोग फेल हो गए, तो फिर पास कितने हुए, अब टोटल में से अगर 77 फेल हो गए तो फिर पास कितने हुए होंगे, 100 में से 77 को घटा दीजिए। एकदम सिंपल सवाल है, कुछ भी नहीं भैया इस सवाल में, एकदम साधारण सवाल है, बस सवाल बदलेगा। मैंने कहा ना आगे की क्लासेस में हम सवालों को बदलेंगे, अपग्रेड करेंगे, सवालों का लेवल टफ करेंगे, इन्हीं सवालों को बदला जाएगा, इन्हीं में लैंग्वेज चेंज की जाएगी। अगला, एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, एक विद्यालय में 90% अंग्रेजी में उत्तीर्ण, लिख लेते हैं 90% अंग्रेजी में और 85% गणित में उत्तीर्ण हुए, दोनों उत्तीर्ण कह रहा है, हमने लिख दिया। लेकिन फिर आगे क्या बोल रहा है, अब कह रहा है 150 लोग ऐसे थे जो दोनों विषयों में पास हो गए। तो एक बात और हो गई, ये वही सवाल फिर से हो गया, चाय कॉफी वाला, फुटबॉल क्रिकेट वाला, वही सवाल हो गया। इन दोनों को जोड़ दीजिए जरा, कितना होता है, 175।
इसका मतलब ये हुआ 90% एक में पास, 85% एक में पास। ये 175% कहां से आ गया? ये वही परसेंटेज है, 75% जो एक्स्ट्रा आ रहा है ये वो प्रतिशत है जो दोनों में गिना जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों में पास होने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 75% बराबर, तो फिर 100% बराबर क्या हो जाएगा? इसका दुगना है तो इसका दुगना आएगा। ठीक है, आंसर क्या हुआ? 200। ठीक है, तो समझ लीजिए यहां पर कुल छात्रों की संख्या कितनी थी? 200 थी। बात क्लियर हो गई? ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% पास होते हैं और 10% कह रहा है दोनों में फेल होते हैं। तो गलती नहीं करनी है, 10 नहीं लगाना है, हमें क्या लगाना है? 90। कैसे? 80 पास, 70 पास और 10% दोनों में फेल। इसका मतलब 90% दोनों में पास हो गए होंगे। क्लियर है? हर बार 100 से माइनस कर लेना। यहीं पे मैंने कहा अपग्रेड करेंगे, यहां तो अपने आप ही हो रहा है, आ रहे हैं सवाल बदल के ही आ रहे हैं। तो देखिए ये कितना हुआ? 150। 150 से 90 गया तो 60% हो गए पास। क्यों हो गए भैया पास? क्योंकि हम पास वाले ही तो लगा रहे हैं, ये भी पास, ये भी पास और ये भी पास। तो पास का प्रतिशत निकल आया 60%। ठीक है, लेकिन वो क्या कह रहा है? यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषय में पास हुए और हमें यह पता है कि 60% लोग पास हुए थे। चलो कोई बात नहीं, 60% हम 144 के बराबर रख दें। 60% को 144 के बराबर रख देते हैं, तो 60% बराबर इतना, तो अभ्यर्थियों की टोटल संख्या यानी 100% बराबर कितना? तो 144 बटे 60 गुणा 100। ठीक है, 0 से 0 काट लीजिए, 6 से इसको काट लो, 6 से इसे काटेंगे कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12 और 6 चौक 24। ठीक है, 24 आ जाएगा और 240 हमारा यहां से आंसर मिल जाएगा। क्लियर हो गया ना? इस तरह के तो सारे सवाल आ गए, अब तो कोई नहीं आएगा। सारे सवाल आ गए ना, फेल पास वाले तो हर तरह से बदल भी लिया उसने, वहां पास दिया, यहां पास और यहां फेल दे दिया। हमने भी चेंज कर लिया, 10% को 90% में कन्वर्ट करके लिख दिया। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी। और अगला सवाल देखते हैं। एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है और दूसरे छात्र जिसने अधिकतम अंकों का 30% अंक प्राप्त किया और वहां पर उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक वो ज्यादा पाता है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक कितने हैं? देखिए इस सवाल को भी बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, एकदम बेहतरीन सवाल है। ये सवाल जब पूछा जाता है तो इसमें 3 चीजें पूछी जा सकती हैं। एक तो पूर्णांक बताइए, पूर्णांक पूछा जाता है। अदरवाइज वो पूछता है कि उत्तीर्ण होने के लिए प्रतिशत कितना है, और ये भी पूछ सकता है कि उत्तीर्ण अंक कितना है, मतलब कितने नंबर होने चाहिए थे। यहां तो पूछा है कितना प्रतिशत होना चाहिए था, ये भी पूछ सकता था कितने नंबर होने चाहिए थे पास होने के लिए। 3 चीजें पूछी जा सकती हैं। फिलहाल हम यहां पर जो सवाल पूछा है वही बात करेंगे, अगले किसी सवाल में बाकी की चीजें बताएंगे। ठीक है, तो पहले तो इस सवाल कई लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, इस सवाल का मतलब ही समझ में ना आया होगा, क्या कह दिया इस सवाल ने, तो उस चीज को पहले समझ लेते हैं। एक परीक्षा में अधिकतम अंक, यानी कि एक परीक्षा जितने अंकों की थी, मान लीजिए 200 अंक की, 100 अंक की, 500 की परीक्षा होती है, तो एक परीक्षा में जितने अंकों की परीक्षा थी उस अंकों का 20% एक छात्र ऐसा था जो 20% नंबर लाया और 5 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब कितने परसेंट में पास हो रहा था? कई बुद्धिजीवी लगा देंगे 25% में पास हो रहा था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज बिल्कुल भी नहीं है भैया। हमने क्या बोला? 20% नंबर लाया लेकिन 5 अंकों से फेल हुआ। 20% लाना और 5% से अगर फेल कह रहा होता, इसका मतलब 25% में पास हो रहा था। अगर यह कहा जाता कि 20% नंबर ले आया और 5% से फेल हो गया, इसका मतलब 25% की जरूरत थी, 20% ले आया, 5% की कमी रह गई। लेकिन यहां ऐसा नहीं बोला है, यहां उसने क्या बोला है? 20% नंबर लाया लेकिन 5 नंबरों की कमी रह गई। भी हर बार ऐसा थोड़ी होता है कि 5% बराबर 5 नंबर हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। जब 600 का पूर्णांक होगा तो 1% भी 6 के बराबर हो जाएगा, 5% 30 नंबर के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर ऐसा नहीं है। चलिए आगे क्या कह रहा है,
कंपेयर कर रहा है कि उसी परीक्षा में एक दूसरा छात्र भी रहा जो अधिकतम अंकों के 30% लाया। कितने नंबर लाया? 30%। और उसके पास उत्तीर्ण अंकों से, मतलब जितने नंबरों पे पास हो सकते थे ना, उससे भी 20 नंबर ज्यादा थे, अधिक पाया। तो बताइए पास होने के लिए कितने प्रतिशत की आवश्यकता थी? शुरुआत करते हैं, बात समझ में आ जाएगी। अब हम देखिए ऐसे सवाल में क्या करेंगे, जब उसने दो चीजें दे रखी हैं तो कुछ लोग तो इसको रट सकते हैं और बाकी मैं समझा भी दूंगा कि ये कैसे होता है। एक तो ये हम हमेशा ये करेंगे 30 और 20%। जब सवाल ऐसा दिया होगा, कैसा सवाल, जिसमें एक छात्र टोटल का कुछ परसेंटेज लाया होगा, कुछ नंबर से फेल हो रहा होगा, दूसरा वाला कुछ नंबर से पास हो रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे, 20% और 30% का अंतर 10%, 20% और 30% का अंतर मतलब प्रतिशत का अंतर ले लेंगे यहां पर, ठीक है। जिसको जो भी पहली बार पढ़ रहा है ऐसी चीजें लिख लिया करो, ठीक है। जो भी वीडियो देख रहा है उस समय लिख लो आप, ठीक है। तो दोनों का अंतर क्या करेंगे यहां पर, दोनों का अंतर, और बराबर में क्या लिखेंगे, यहां 5 नंबर से फेल था, यहां 20 नंबर ज्यादा थे, तो दोनों को टोटल करके लिख देंगे यहां पर कितना, 25। दरअसल ये आया कैसे, ये फॉर्मूला बना कैसे, मैं बताता हूं। एक छात्र को 20% मिला, 5 अंकों से फेल हो गया, अगर 5 अंक दे दिए जाते तो ये पास हो जाता, ये बालक पास हो जाता, ठीक है। दूसरा वाला 30% नंबर लाया, उसके पास 20 नंबर फालतू थे, अगर इससे 20 नंबर ले लिए जाएं तो भी पास तो रहेगा, 20 नंबर फालतू है ना, हम 21 ले लेंगे तो फेल हो जाएगा। लेकिन पास होने पर भी 30% नंबर लाया तो पास होने से भी 20 नंबर ज्यादा थे, जो ज्यादा थे वो ले लिए, तो क्या होगा, पास तो रहेगा। और ये भी हमने पास कर दिया, यानी दोनों के नंबर कैसे हो गए, बराबर हो गए। ये फेल था, 5 नंबर दे दिए, इसके पास 20 नंबर ज्यादा थे, इससे ले लिए, तो दोनों के दोनों पास हो गए ना, दोनों खुश हो गए, इस समय दोनों पास है अभी, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, ये वाला 30 इधर लाएंगे तो माइनस का 10% आएगा, ये इधर ले जाएंगे तो माइनस का 25% हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और माइनस से माइनस को ऐसे हटा लो, क्या बचा, दोनों परसेंटेज का अंतर बराबर उनके अंकों का योगफल, यही तो बचा। और यही काम आपको करना है, ऊपर वाली लाइन नहीं करनी है, यही काम करना हर सवाल में, आगे से हर सवाल में, ऐसे सवालों में ध्यान रखना है, यही काम करना है, पहले ऊपर वाली लाइन नहीं करेंगे, यही काम करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, जब 10% बराबर इतना, तो एक तो हमारा अधिकार बनता है कि हम 100% बराबर यहां से निकाल सकते हैं एक ही झटके में, वो कितना आ जाएगा, 250। 10% बराबर इतना तो 100%, यानी इसका ये 2.5 गुना, या ऐसा समझ लो इसका ये 10 गुना, तो इसका 10 गुना आंसर। तो अगर उसने हमसे गलती से भी ये पूछ लिया होता कि बताइए इस परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे या इस परीक्षा का पूर्णांक कितना था, तो हमारा आंसर आ गया। अगर उसने ये पूछ लिया होता कि इस परीक्षा का अधिकतम अंक कितना था, इस परीक्षा का पूर्णांक कितना था, तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये भी पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, लेकिन यहां पर कुछ और पूछा है, तो हमें इससे भी आगे चलना पड़ेगा, लेकिन इतना काम तो करना ही पड़ेगा। अब हमने क्या निकाल लिया भाई, परीक्षा थी कितने नंबर की, ये हमें मिल गया, अब तो हम कुछ भी निकाल लेंगे, कुछ भी निकाल लेंगे अब तो, ठीक है। चलिए, अगर परीक्षा इतने नंबर की है तो फिर ये देखो, ये वाला जो बालक था ये 20% नंबर तो लाया था, लेकिन 5 नंबर से फेल हुआ था। 20% लाया था लेकिन 5 नंबर से फेल हुआ था। एक काम करते हैं, हमें प्रतिशत निकालना है, तो ये देखते हैं, ये जो 5 नंबर है ना, ये 250 का कितना प्रतिशत है, तो हमें पता चल जाएगा कि 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, यानी 2% है। तो हमें यह पता चल गया कि यहां पर 2% से फेल हुआ था। ये कितने प्रतिशत से, 2% से। अब इसके पास 20% नंबर तो थे, 2% से फेल हो गया, इसका मतलब नंबर कितने चाहिए थे, 22% नंबर चाहिए थे, ठीक है। सवाल कुछ बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, सवाल बड़ा था, सॉल्यूशन ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ही सिंपल सा हो गया, एकदम आसान सा सवाल हो गया। और देखिए यहीं पे एक बात और समझ लेते हैं, यहीं पे समझ लेते हैं, अगर उसने ये पूछा होता कितने नंबर चाहिए थे पास होने के लिए, तो चाहे आप यहां पर लगाइए या फिर यहां पर, ये वही नंबर है जितने पे पास होगा, और ये भी वही नंबर है जितने पे पास होगा। अगर ये भी पूछ लिया होता तो हम ये काम भी यहीं पे कर लेते, 250 का 20% प्लस 5,
यही नंबर तो चाहिए पास होने के लिए, तो यहीं से निकल आएगा 2 जीरो से 2 जीरो हटा दीजिए, 25 दूनी 50 और 5 55। कितने नंबर चाहिए थे? सिर्फ 55 नंबर होने चाहिए थे और बालक ये पास हो जाता। सॉरी 55 नंबर, हाँ प्रतिशत नहीं, प्रतिशत तो हमने निकाल लिया 22% और नंबर कितने? 55। अगर पूछेगा पूर्णांक कितना है तो 250, अगर पूछेगा कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है तो 22%, और अगर पूछेगा कि उसका न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना था, जितने पर उत्तीर्ण होना था, तो फिर 55 नंबर। सवाल आगे भी आएगा, ऐसा आगे भी समझाएंगे, लेकिन हमने यहां पर तीनों चीजों को समझा दिया। 3 ही सवाल पूछे जाते हैं और यहां पर आपने 3 की तीनों चीजें एक ही सवाल में समझ रखी हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए अगला सवाल भी इसी तरह का है, सिर्फ वही चीजें फिर से पूछी हुई हैं, फिर से हम उतना ही काम करेंगे, पूरे सवाल का रिवीजन भी हो जाएगा। एक परीक्षार्थी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु एक अन्य परीक्षार्थी 32% अंक प्राप्त करता है और पास होने से भी 42 नंबर ज्यादा लाता है। पास होने के लिए प्रतिशत अंकों का, न्यूनतम प्रतिशत अंकों का कितनी जरूरत है वो पूछा गया। क्या करना है? इन दोनों का अंतर 12%, इन दोनों का टोटल 72, 100% बराबर 600, 12 छंग 72, तो इसका 6 गुना यहां आएगा। पूर्णांक निकाल लिया, कितनी देर लगी? जरा सी देर में आ गया पूर्णांक। और ये भी पूछा जाता है, पूरे नंबर मिलते हैं इसके भी। 600 पूछा क्या गया है, कितने नंबरों की आवश्यकता थी? तो अब देखो कि 20% नंबर लाया, 30 से फेल हो गया। चलिए 30 जो नंबर है ना, वो 600 का कितना प्रतिशत है? तो आपको पता चलेगा कि भाई वो तो 5% है। 2 जीरो से 2 जीरो हटा दिया, 6 पंजा 30, 5%। 20% लाया, 5% से फेल हो गया। इसका मतलब कितना परसेंट चाहिए था? क्या हो रहा है ये? 20% नंबर लाया, 5% से फेल हो गया, 25% लाने चाहिए थे। ऐसा है ना, आज के एक भी सवाल में आज ई वाला ऑप्शन नहीं है, तो ऐसा लग रहा है बार बार ई वाले ऑप्शन तक छोड़ दिया ला करके। यहां पर 25% आंसर आएगा। बात समझ रहे होंगे? हम इसे दूसरे तरह से भी चेक कर लेते हैं। कोई समझ रहा होगा बैठा हुआ कि सर जी बार बार पहले वाले को ले लेते, दूसरे वाले से क्यों नहीं करते? पता नहीं क्या डर लग रहा है जाने क्या इससे। एक काम करते हैं, 32% और 42। अब देखते हैं 42 नंबर कितना है 600 का। 2 जीरो 6 सत्ते 42, 32% लाया, लेकिन 7% फालतू था इसके पास। 32% लाया लेकिन 7% अधिक था इसके पास, तो 7 घटा दो, 25% पे पास हो जाएगा। एक बार फिर से वही चीज पूछी गई, ठीक है। अधिकतम अंकों का मतलब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत पूछा गया है, आंसर आ जाएगा 25%, ठीक है। सारे आंसर इसके गलत हो गए यार। चलिए मजा तो आ रहा होगा आज पढ़ते हुए ना, अच्छा लग रहा है ना। हालांकि सवाल 2-3 गलत आ गए इसमें, कई दिन बाद ऐसा हुआ है, सवाल गलत नहीं आ रहे थे कई दिन से, क्योंकि मैं डेली पर डे में जो भी सवाल ला रहा था यहाँ पे चेक करके ला रहा था। लेकिन आज ऐसा हुआ है कि आज मैंने चेक नहीं किया है इसको, अब तो मैंने मिटा भी दिया, बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा है, मतलब 80 प्रश्न है और हर एक का 1 नंबर दिया जाना है। ऐसी एक परीक्षा में अर्पिता बैठती है पेपर में, और अर्पिता क्या करती है, पहले वाले जो 40 प्रश्न हैं, 40 प्रश्नों में से 65% सही जवाब दे देती है, सही जवाब दे देती है। पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए शेष 40 से कितने प्रश्न सहित कितने प्रश्न सही उत्तर देने होंगे। गौरव को बोलना पड़ेगा, इसमें कई जगह मिस्टेक हो रही है। कितने प्रश्न के सही उत्तर देने होंगे, ठीक है, ये आया। वैसे मैं जब चेक करता हूं इतनी मिस्टेक नहीं निकलती है, लेकिन आज चेक नहीं किया है तो बहुत सारी मिस्टेक है। चलिए खैर, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर वाला, 80 प्रश्न है एक परीक्षा में। शुरुआत के जो 40 प्रश्न हैं उनमें से 65% का वो सही जवाब दे देती है, और उसे टोटल परीक्षा में 80 नंबरों में से 75% सही करना है। तो बताइए कि शेष 40 में से कितने प्रश्न के सही उत्तर देने होंगे। तो देखिए यहां पर
जो जवाब रहेगा, मैं आपको बता दूं इसका एक बहुत अच्छा सा अगर कोई मेथड है तो मेरे पास एक मेथड है, वो आपके लिए 80 प्रश्न है, एक 40 और एक दूसरे वाले 40, ठीक है। यहां पर ये जो 40 है इनमें से 65% वो सही कर देती है और उसे ओवरऑल कितने परसेंट नंबर चाहिए? 75। कमी कितने परसेंट की रह गई? एक पेपर में अगर 10% की कमी रह गई तो ये कमी कहां से पूरी होगी? अगले वाले पेपर से, बचे हुए प्रश्नों से। तो इधर कितने परसेंट लाने पड़ेंगे? कितने परसेंट लाने पड़ेंगे? 85% लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कितने प्रश्न सही उत्तर देने होंगे। तो एक काम करते हैं, 40 का 85% जरा निकालिए। 20 दूनी 20 पंजे 5 से काटा 17, 17 दूनी 34, 34 भी नहीं दिया है, अब तो हद हो गई। नहीं बेटा ऐसा है, देखो मैं बताता हूं सवाल क्या था। 80 नंबर थे टोटल, एक प्रश्न पत्र में 80 क्वेश्चंस थे, ठीक है। 80 में से पहले 40 में 65% नंबर उसके आ गए, ठीक है। अब उसे लाने कितने हैं? 75% लाने हैं। तो अगर आधा काम हुआ है, आधा बचा है, जो कमी इधर 10% की रह गई है वो कमी इधर पूरी करनी पड़ेगी। तो जितने चाहिए उससे भी 10% ज्यादा लाना पड़ेगा, 85% लाना पड़ेगा। तो उसने अगर प्रतिशत में पूछा है तो सही तो यह है कि 85 ही यहां पर आंसर होना चाहिए था, लेकिन 40 में से कितने सही प्रश्न करने पड़ेंगे? तो परसेंटेज में पूछा है 85 आंसर आना पड़ेगा हर हालत में, 85। ये मुझे लग रहा था, एक्चुअली क्या है, ये जो सवाल है ना कई बुक्स में ही गलत छपा हुआ है। ये जो सवाल है कई किताबों में ये गलत छपा हुआ है। मुझे लग रहा था कि शायद इसमें भी हो ना हो, एक गलती इसमें फिर से आई जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा, देखिए इसको मैं एक दूसरे लैंग्वेज में भी समझा दूं आपके लिए, दूसरे तरीके से, अगर किसी को बात समझ में ना आई हो तो। जैसे हम मान लीजिए एमए कर रहे होते हैं, एमए 2 साल का होता है। पहले साल मान लीजिए 500 का था, अगले साल भी कितने का था? 500 का, ऐसा होता है। तो अगर हमें 60% नंबर लाने हैं और बाई चांस हमारे यहां पर 59% नंबर आ जाते हैं एक साल, तो हम क्या कहते हैं? भाई अगली साल ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, 1% जो इधर कमी हो गई है ना वो अगली बार पूरी करनी पड़ेगी। अगर इस बार 60 आ जाए तो अगली बार भी 60 आ जाए, काम चल जाएगा। लेकिन अगर इस बार 1% कम हो गया है तो इसकी भरपाई हमें अगली बार करनी पड़ेगी। कितने परसेंट लाने पड़ेंगे? 61। सेम वही प्रोसेस है। 80 प्रश्नों में से आधा काम हो गया, आधा बचा है, आधे में 10% की कमी रहेगी तो बचे हुए आधे में वो 10% की भरपाई करनी पड़ेगी, तभी हमारा आंसर यहां से मिलेगा। बात समझ में आ गई होगी अब तो। चलिए एक आध सवाल और करते हैं, क्योंकि गलत प्रश्नों की संख्या काफी होती जा रही है तो थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा। किसी वजह से मैं ये एक ही दिन में मुझे बनानी पड़ गई सारी वीडियोस। चलिए इस प्रश्न को एक कर लेते हैं। नेहा का वजन टीना के वजन का 140। एक नेहा है, एक टीना जी है और एक मीना जी है। नेहा का वजन टीना के वजन का 140% है। अगर ये 100 है तो इसका 140 ये है। क्यों भैया? अधिक थोड़ी कह रहा है, अधिक थोड़ी कह रहा है। जो हम 240 करेंगे, टीना के वजन का 140 है, इसका जितना है उसका 140, तो 100 का 140 कितना हुआ? परसेंट में कह रहा है ना, 140 ही होगा। मीना का वजन, अच्छा अभी कोई लीना भी है, 4 लोग हैं भाई इसमें। आगे कह रहा है मीना का जो वजन है वो लीना के वजन का 90% है। चलिए एक काम करते हैं, N फॉर नेहा, T फॉर टीना, M फॉर मीना और L फॉर लीना। एक बार दोबारा से लिख लेते हैं इनको, क्योंकि जगह यहाँ पर थोड़ी सी कम है। अगर हम इसको 100 मानते हैं, इसे 140 मानना पड़ेगा। फिर उसने बोला मीना का वजन लीना के वजन का 90 है। मीना का जो वजन है वो लीना का 90%। अगर ये 100 तो ये 90। लेकिन बात ये है कि हम दो जगह एक ही इक्वेशन में 100 बार दो लोगों को नहीं मान सकते, कुछ आगे भी दे रखा होगा, उसे और पढ़ लेते हैं। कह रहा है लीना का जो वजन है वो टीना के वजन का दुगना है। अच्छा ये टीना है और इसका दुगना है लीना का वजन, ठीक है। अगर लीना का वजन टीना के वजन का दुगना है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है।
दुगना है यानी कि 200 है, और इसका 90% ये है। अब 200 का 90% कितना हुआ? 100 का 90 होता है, 200 का 90% 180 हो जाएगा। अगर ये इतना है, अब तो कुछ भी पूछे आप बता सकते हो। बताओ आगे क्या कह रहा है। यदि नेहा का वजन, कोई और भी है इसमें? नहीं, नेहा ठीक है। मुझे तो डर लग रहा बाई चांस 4 से कोई 5वां भी आ गया, लेकिन नेहा जी पहले थी यहां पर। चलिए कोई बात नहीं। नेहा का वजन, अब देखिए उसने क्या बोला, नेहा का जो वजन है वो मीना के वजन का x% है। नेहा का जो वजन है 140, वो मीना के वजन का x% है। मीना ये है, मीना के वजन का कितना % है, बस यही जानना चाहता है वो हमसे, और हम बता देते हैं यहां पर। तो देखिए कुछ बटे 9 वाला आंसर सही आएगा, 1400। इसको हम देखिए काट लेते हैं 2 से, 2 ने 18, 2 पंजे 10, 14 पंजे 70, 700 बटे 9। 9 से काटते हैं, 9 सत्ते 63 आएगा। आंसर ये वाला ठीक हो गया, ठीक है ना, इतने से कंफर्म हो गया। 9 सत्ते 63, यहां से बचा 7, फिर से 9 सत्ते 63, और फिर बचा 7 बटे 9%। ठीक है, ये एक अच्छा सवाल था। इसमें 4 लोग आ गए। पहले तो हमने 2 ही समझे थे, लेकिन 4 निकल आए यहाँ पे। अच्छा सवाल था, मतलब कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही इजी था। हमने सभी का नाम लिख लिया और कंपेयर करते हुए चले गए। इसका 40% ये ज़्यादा था, इसका ये दुगना था, इसका ये 90 था, बहुत आराम से निकाल दिया, आंसर भी निकल आया। चलिए और एक आध सवाल कर लेते हैं यार, एक सवाल और करते हैं। अगला सवाल है, ए के वार्षिक वेतन का 25% बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है। बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है। सी का मासिक वेतन 6 लाख है। ए का मासिक वेतन कितना है? जरा पानी पिला दो यार, इतना वेतन देख करके प्यास लगी मुझे। चलिए खैर, तब तक मैं कर रहा हूं। ए के वार्षिक वेतन का 25%, बी के वार्षिक वेतन का 80% बराबर है। और आगे कुछ और दिया है, बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है। सी के मासिक वेतन का 40% है। इसके वेतन का ये कितना है? 40%। अगर ये 100 है तो ये वाला कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। लेकिन ये जो जब तक ये परसेंटेज में कह रहा है ना, मासिक और वार्षिक का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि परसेंटेज में कह रहा है ना, तो परसेंटेज में तो मासिक और वार्षिक में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। चलिए और आगे चलते हैं। सी का वार्षिक वेतन कितना है? 6 लाख है। सी का वार्षिक वेतन 6 लाख है। तो यहां पर ए का मासिक वेतन पूछा हुआ है, कितना होगा? अब देखिए एक काम कर सकते हैं, दो जो इक्वेशन, ये हमें 2 इक्वेशन मिली हैं, यहां से हम सी की वैल्यू पुट करेंगे, यहां पर सी की वैल्यू पुट करेंगे, वहां से बी मिलेगा, बी की वैल्यू पुट करेंगे, ए का मान निकल आएगा। ठीक है, तो देखिए, नहीं सी का दे रखा है ना, हाँ सी की वैल्यू पुट करेंगे, बी का आएगा, बी की वैल्यू पुट करेंगे, ए का आएगा, और यही तो पूछा है कि ए का मासिक वेतन बताइए। तो देखिए ये कह रहा है कि बी का मासिक वेतन जो है वो सी के मासिक वेतन का 40% है। यानी ये दोनों इस तरह से लिखो आप, बी का जो मासिक वेतन है वो सी के वेतन का 40% है। ठीक है ना, सी के मासिक वेतन का सी का 40% बराबर बी, ये कह रहा है। तो अब देखिए, अब जब उसने प्रतिशत बोला है तो यहां पर मासिक और वार्षिक का कोई खेल यहां पर है नहीं। ठीक है, मासिक या वार्षिक का कोई मतलब वार्षिक का नहीं है। चलिए देखते हैं। अब देखिए सी का वेतन यहां लगा दो आप 6 लाख। 1 लाख पे 5 जीरो लगेंगे, 1 2 3 4 5, 40%। 2 जीरो से 2 जीरो हटा लेंगे, 6 चौक 24, और 1 2 3 4 जीरो फिर भी लगेंगे। 2,40,000 हुआ बी का वेतन। ठीक है, अभी हमने वार्षिक ही लगाया है, जब हमने सी का वार्षिक लगाया तो ये भी वार्षिक ही निकल आया इसका 2,40,000। जब बी का 2,40,000 है तो इसका 80% बराबर कौन हो जाएगा? ए का 25%, ये हो जाएगा ना।
2 जीरो से 2 जीरो हटा लेते हैं, 3 जीरो ये लगेंगे, 8 चौका 32, 8 दूनी 16 और 3 19 बराबर A/4। तो A का वेतन क्या हो जाएगा? A का वेतन हो जाएगा 1,92,000 का भी कितना? 4 गुना। 1,92,000 का 4 गुना, लेकिन ये होगा वार्षिक। ये कितना होगा? वार्षिक होगा। उसने हमसे क्या पूछा है? मासिक। तो बटे 12 कर दीजिए, यहां पे 12 से काट लो, कट जाना चाहिए, ठीक है। 16,000 और 16,000 का 4 गुना क्या हो जाएगा? 64,000, ठीक है। बढ़िया सवाल था, आंसर भी मिल गया। ये बहुत बड़ी बात हो गई, आंसर भी मिल गया। अब तक कई सवालों में ऐसा हो रहा था, सवाल आंसर गलत आ रहे थे या कुछ भी। तो एक अच्छा सवाल था, बहुत ही बेहतरीन। ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं, पहले एक इक्वेशन दिया, दोबारा एक इक्वेशन और दे दिया, यहां से हमने वैल्यू पुट की, यहां पर आंसर निकाल लिया। कितना बढ़िया सवाल था, एकदम आसान और सभी को समझ में आ गया होगा। अगला एक प्रश्न और है यहां पर। ये प्रश्न और इस प्रश्न के साथ हम सीखेंगे यहां से एक नई चीज यहां पर सीखेंगे और काफी इंपॉर्टेंट बात यहां पर समझेंगे। और अगली जो क्लास रहेगी वो इसी तरह के सवाल से हम फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आखिरी प्रश्न है इस क्लास का, लेकिन बहुत ही मजेदार सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। पहले सवाल को समझ लेते हैं क्या कहना चाहता है। सवाल में कह रहा है कि चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एक उपभोक्ता, अब तक पिछले जो सवाल पढ़े हैं उन सबसे अलग है, एकदम यूनिक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एक उपभोक्ता 270 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद लेता है। चीनी की मूल कीमत यानी कि प्रारंभिक कीमत और कम की गई कीमत यानी कि जो बाद वाली कीमत है, दोनों का अंतर कितना है, ठीक है। दोनों में अंतर पूछा गया है, नई कीमत और पुरानी कीमत। हम दोनों के फॉर्मूले बताएंगे आपको, एकदम साधारण से फॉर्मूले, उन दोनों से आप निकाल पाओगे अलग अलग, ठीक है। हालांकि अगर ऐसा सवाल आता है तो हम सिर्फ एक फॉर्मूले से भी काम चला सकते थे, लेकिन बात यह है कि दोनों ही फॉर्मूले हमें समझाने यहां पर आपको बताते हैं। सबसे पहली बात, हमने सवाल पढ़ लिया लेकिन सवाल नहीं आया समझ में, तो एक बार इसका मतलब समझते हैं, अपनी लैंग्वेज में इसको समझते हैं क्या कहना चाहता है। ये कह रहा है कि अगर चीनी की कीमत 10% कम हो जाए तो क्या होता है। पहले 270 रुपए में जितनी भी चीनी लाते थे, पहले से 5 किलो चीनी अब ज्यादा मिल रही है। क्यों? क्योंकि रेट 10% कम हो गया। भाई पहले आप 270 रुपए की मान लीजिए 27 किलो लाते होंगे, अब 10% रेट कम हो गया, अब आप चीनी ज्यादा लाएंगे, उतने ही रुपए में माल आपको ज्यादा मिलेगा क्योंकि रेट कम हो गया। और अगर रेट बढ़ गया होता तो, अगर रेट बढ़ गया होता, पहले आप 270 रुपए की जितनी भी लाते होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन अगर रेट घट गया है तो माल अब उतने ही रुपए में ज्यादा मिलेगा, और अगर रेट बढ़ गया होता तो उतने ही रुपए में माल अब कम मिलता, ठीक है। तो दोनों ही कम या ज्यादा, घटे या बढ़े, हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा, एक ही फॉर्मूले से हम आंसर निकालेंगे। तो देखिए, प्रारंभिक मतलब स्टार्टिंग वाला, प्रारंभिक कह लीजिए या फिर पुराना मूल्य, ऐसे समझिए, पुराना, प्रारंभिक, प्राथमिक, कुछ भी कहिए, पुराना मूल्य और एक रहेगा नया मूल्य। तो नए मूल्य के लिए फॉर्मूला होगा mx/100 बाई, और पुराने मूल्य के लिए होगा mx/100 प्लस माइनस x इंटू वाई। इस बात को समझ लीजिए, पुराना वाला मूल्य निकाल लो चाहे नया मूल्य, दोनों, हालांकि उसने दोनों का डिफरेंस पूछा हुआ है। अगर हम यहां पर केवल एक ही मूल्य निकालें ना, तब भी हम आंसर अपना निकाल सकते हैं। चलिए हम पुराना मूल्य निकाल लेते हैं, क्या था। अब देखिए यहां पर m क्या है, m यहां पर रहेगा रुपया, x यहां पर रहेगा प्रतिशत में जो भी कमी दे रखी है या फिर जो भी वृद्धि दे रखी है, और y यहां पर रहेगा जितना माल एक्स्ट्रा मिल रहा है या फिर जितना माल कम मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए m कितना हो जाएगा 270 रुपया, x कितना है 10% बटे, कम हुआ है ना, अगर 10% कम हुआ है तो 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा 90, और बाई की जगह कितना लगाएंगे 5 किलोग्राम, 9 तिया 27, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 रुपया प्रति किलोग्राम का रेट था पुराना वाला। पुराना रेट कितना था 6 रुपया प्रति किलोग्राम, ठीक है। अब उसने पूछा दोनों का अंतर क्या था, तो भाई अंतर ये होगा। क्यों होगा ऐसा?
क्योंकि पुराने वाले रेट में 10% की तो कमी आई है। अब 6 रुपए का 10% कितना होता है? 60 पैसा। तो 60 पैसे की कमी आई होगी। अगर नया रेट निकालोगे 5 रुपया 40 पैसा निकल आएगा। ना मानो निकाल देख लो यहाँ पे 270 x 100 बाई कितना 5, 5 दूनी 10, 1 0 से 1 0, 2 पंजे 10, 27/5 हो गया। दोबारा से लिख लेते हैं सही जगह में, देख लो 5 पंजे 25, 2 बचा 20 हो गया, 5 चौका 20, 5 रुपया 40 पैसा निकल आया। दोनों का अंतर क्या आएगा? 60 पैसे आएगा। ठीक है, तो ये चीज आपने यहां पर समझ ली। इसी तरह के एक और सवाल के साथ हम अगली क्लास में मिलेंगे, और अगर क्लास ठीक लगी है तो फिर एक बार आप लाइक कर दीजिए। अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।